प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो लीजिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए एकदम शानदार, जानदार और मजेदार क्लास। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 1, जैव प्रकार एवं पोषण। ये टॉपिक और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझ के इसको 10 से 15 नंबर अपने झोले में कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आंखों में अरमान ले ही लिए है टॉपर बनने का, तो जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिए हैं कि टॉपर बनेंगे ही बनेंगे, तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, सबको आसान बना देना है बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जैव प्रकार एवं पोषण हमारे एग्जाम के दृष्टि से कितना जरूरी है, तो जितना जरूरी हमारे लिए जो है ऑक्सीजन है, उतना ही जरूरी हमारे लिए कहिए तो ये जैव प्रकार एवं पोषण है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको नहीं पढ़े रहते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। और जब पढ़ के जाइएगा आप चैप्टर, तो आप एकदम आराम से ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। इसीलिए तो बोले कि ऑक्सीजन की कम, जितना जरूरी ऑक्सीजन की होती है उतना ही जरूरी जैव प्रकार और पोषण पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें से हमेशा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान पूछते हैं, आप आसानी से कर ले जाइएगा। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है, ठीक, पार्ट 1 इसको कहेंगे, पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग जो है इतने सारे टॉपिकों को समझने वाले हैं कि जैव प्रकर्म के बारे में समझेंगे कि जैव प्रकर्म क्या होते हैं, सजीवों तथा निर्जीवों के बारे में जानेंगे, पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे, जीवों के लिए पोषण जरूरी क्यों है इसके बारे में जानेंगे, इसका जवाब जानेंगे। उसके बाद पादपों में पोषण कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग इस पादपों के पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्या है ये जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं ये जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ये जानेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है, कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये जानेंगे आज के इस क्लास में। और अगले टॉपिक में हम मानव में पोषण पढ़ेंगे, मानव में पाचन पढ़ेंगे, और फिर जाकर के हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। टॉपिक को समझते हैं कि जैव प्रकर्म किसको कहते हैं, जैव प्रकर्म किसको कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं, जैव प्रकर्म। तो ध्यान से समझिए, आप लोग शादी विवाह में गए हैं कि नहीं, तो कभी सुने हैं कि नहीं फलाना के बियाह है, तो बियाह में क्या खाली सिंदूरदाने होता है, नहीं ना, तिलक होगा, उसके बाद हल्दी होगा, मेहंदी होगा, उसके बाद जयमाला होगा, फिर गुड़हथी होगा, मगढक्की होगा, लवा मिलाई होगा, कन्यादान होगा, तब जाके सिंदूरदान होगा, तब न कहेंगे कि बियाह हुआ है। तो इतनी सारी क्रियाएं जब होती है तब जाकर के उसे विवाह कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर इस शरीर को संतुलित करने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, परिवहन। ये सारे जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि एक तो ये प्रक्रिया है, क्रिया है ना, और जीवों के शरीर के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। तो हम शरीर में, जीवों के शरीर में बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती है, और इन सभी जैविक प्रक्रियाओं से उस जीव का अनुरक्षण होता है, उस जीव का मेंटेनेंस होता है, वो जीव संतुलित रहता है, उस जीव की रक्षा सुरक्षा होती है। तो इन सभी क्रियाओं के समूह को हम लोग कह देते हैं जैव प्रकर्म। बात समझ पाए, यानी कि जैव प्रकर्म किसको कहते हैं, तो जीवों के शरीर में होने वाले वो सारे क्रियाओं के समूह जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जैव प्रकर्म। जैसे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, श्वसन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन इत्यादि लिख सकते हैं। इन सभी क्रियाओं के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, जैव प्रकर्म। तो क्या आपको समझ में आया कि जैव प्रकर्म किसको कहते हैं, बात समझ में आया। जिस तरीके से विवाह के एग्जाम्पल से याद रखिएगा जैव प्रकर्म को, कभी भूलिएगा ही नहीं। अगले अगर बात करते हैं तो जीवों के शरीर में हम लोग पढ़ा, तो जीव किसको कहते हैं, सजीव किसको कहते हैं। तो देखिए, सजीव हम उसी को कहते हैं
जिसके शरीर में ये प्रमुख लक्षणें दिखाई देती हो। ठीक, पहली बात कि वो कोशिकाओं से बना हुआ हो। वो किससे बना हुआ हो जी? कोशिकाओं से बना हुआ हो, तो उसको हम लोग जीव बोलेंगे। तो देखिए, जीव किसको कहते हैं, सजीव किसको कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह से बना ऐसा संगठन जिसमें प्रमुख लक्षण दिखाई देते हो, जैसे कि उसमें जैविक प्रक्रिया होना जरूरी हो। वो विशेष लक्षण है ये कि हम उस वस्तु को तभी जीव कहेंगे जब उसमें जैविक प्रक्रिया जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन लिखे हैं यहीं पे, जनन इत्यादि हो, तो हम उसको सजीव में रखते हैं। इसके बाद वो उद्दीपनों तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। उद्दीपन जैसे मान लीजिए कि हम कहीं हाथ जल गया, फटाक से हाथ हटा ले, बात समझ पाए। अब मान लीजिए ये निर्जीव है, इसको आगे में रख देंगे, कब अपने से हटेगा? नहीं हटेगा, जल के राख हो जाएगा। लेकिन सजीव तुरंत जलता है, तुरंत भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने उद्दीपनों के प्रति क्या है? संवेदनशील है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वो रिएक्ट करता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वो खुद को भी परिवर्तित करता है। तो वो सजीव जो होते हैं वो पर्यावरण उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये भी सजीवों का ही प्रमुख लक्षण होता है। उसके अलावे जिसके द्रव्यमान में, जिसके आकार में, जिसके अंगों में लगातार वृद्धि हो रहा हो, तो उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? सजीव कहते हैं। जब हम ये पढ़ा रहे थे, जैसे मान लीजिए कि हई देखो मार्कर रखे हैं तर्जुई पे, ठीक, एगो और ले जाके ई भी रख दिए, तो मान लीजिए ई 100 ग्राम का था, हई वो रख दिए 50 ग्राम का ई रख दिए, तो ये 150 ग्राम का हो गया। तो आप लोग कहिएगा कि देखिए ना, इसका द्रव्यमान तो बढ़ गया मैडम जी, तो क्या इसको सजीव बोलेंगे? ना बोलेंगे बबुआ। कैसे कि द्रव्यमान बढ़ा है तो इसकी संख्या भी तो बढ़ गई है। बात समझ पाए कि नहीं? तो इसको हम लोग कभी क्या, इसको हमने खुद से रखा है, खुद से इसका थोड़ा द्रव्यमान बढ़ा है, हमने बढ़ाया है इसको। तो उसी तरीके से हम इसको सजीव नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जिसके द्रव्यमान, आकार, अंगों में अपने आप वृद्धि हो रहा हो, तब हम उसको क्या कह देते हैं कि वो सजीव है। बात समझ पाए? उसी तरीके से जो गति कर पाए तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। बात समझ पाए? जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, टुन 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 अपना यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो हम गति कर रहे हैं भैया, क्योंकि हम सजीव है। लेकिन इसको ये अपना मन जाएगा? न जाएगा। ये बार कर चलना वहां जाएगा, ये कभी ना जाएगा। कैसे भैया कि ये जब तक से हम इसको ले ना जाएंगे ये ना जाएगा, कहे कि निर्जीव है और हम का है? सजीव है। तो इसको हम ले जाएंगे तब ही जाएगा, लेकिन हमको कोई ले नहीं जाएगा, हम अपनों चल जाएंगे। मेला घूमने मम्मी ना ले जाती थी तो क्या कहते थे? तू चला ना पीछे वाला मावत नहीं, हम जाइबे करब। तो मम्मी क्या कहती? चल कोरा टंग के ले जिम तोरा के, चल पैदल चले के बाद तो चल तू। तो पीछे पीछे चल देते थे अपना मन, है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसको हम लोग जो गति कर सके, जिसके द्रव्यमान में, जिसके अंगों में, जिसके आकारों में लगातार वृद्धि हो रहा हो, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? सजीव के लक्षण में। बात समझ पाए? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो अपने जैसा संतान पैदा करे, तो उसको भी हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक, लेकिन ये सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है। ये सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो संतान पैदा नहीं करते हैं। तो क्या हम उसको जो है निर्जीव घोषित कर देंगे? है कि नहीं? तो जैसे ट्रांसजेंडर जो होते हैं, हमारे समाज के तीसरे अंग है ट्रांसजेंडर, लेकिन वो संतान पैदा नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम उसे निर्जीव घोषित कर देंगे? नहीं ना। इसीलिए तो बोले कि जनन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण जरूर है। बात समझ पाया? जैसे मान लीजिए कि गधा और घोड़ी, ये दोनों जब निषेचन करते हैं तो खच्चर पैदा होता है, और खच्चर कभी जनन नहीं करता है, तो क्या खच्चर को हम निर्जीव कह देंगे? बात समझ पाए आप? हाँ, तो जनन जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण जरूर है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि सजीव किसे कहते हैं, तो आप इसके सम्मिलित रूप को बता दीजिएगा कि कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं से बने ऐसा संगठन जिसमें जैविक प्रक्रियाएं हो, जो उद्दीपनों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, जिसका द्रव्यमान, आकार, अंगों में लगातार वृद्धि हो, जो जनन कर पाए, जो गति कर पाए, उन सभी को हम लोग कह देते हैं कि सजीव है। जैसे मनुष्य, जीवाणु, पेड़ पौधे, ये सब किस में आ जाते हैं? सजीव में आ जाते हैं। बात समझ पाए आप? अगर आगे एग्जाम में पूछेगा कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, लिखे, तो आप फलाना सब लक्षण लिख दीजिएगा कि सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सजीव में जैविक प्रक्रियाएं होती है, सजीव उद्दीपनों एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनके द्रव्यमान, आकार, अंगों में वृद्धि होती है, ये गति करते हैं, ये सभी तो सजीव के ही लक्षण है। बात समझ पाए आप? हाँ, तो याद रखिएगा कि जो है ये सजीव
और जैसे में इसको आप याद रखिएगा। अब इस सजीव के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कि निर्जीव किसको कहते हैं। तो जिसमें ये सब ना हो भैया मोरे, उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। जो कोशिका का नहीं बना है, ये मार्कर कोशिका का बना है नहीं बना है, क्या एगो दूगो मार्कर पैदा कर देगा? तब तो किनने का पैसे नहीं लगते, कहते हैं मार्कर दूगो मार्कर बना दो, अंतर मंतर जंतर पंतर दूगो मार्कर बना दो, ये कोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ये निर्जीव है, क्योंकि वो ये इसमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती। सांस लेता है ना, उत्सर्जन करता है ना, जनन करता है ना, परिवहन करता है, कुछ भी नहीं करता, इसमें कोनो जैविक प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए निर्जीव है। ये उद्दीपनों और पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होता। इसको धूप में रख देंगे, रंग उड़ जाएगा, एकदम कुछ भी हो जाएगा, ये भागेगा नहीं कि भाग जाए हम, नहीं तो हमारा रंग उड़ रहा है, नहीं भागेगा भैया मोरे, क्योंकि ये निर्जीव है। इसमें गति नहीं होती है, इसके आकार दरम्यान अंगों में अपने आप परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ पाए? इसीलिए ये क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो अगर निर्जीव पूछेगा तो इसी को नाम ना लगा के हम बोल देंगे इसे निर्जीव कहते हैं, और जब सजीव पूछेगा तो सजीव इसे कहते हैं। तो क्या आप समझ पाए कि जीव प्रकर्म क्या है और सजीव के लक्षण क्या है? सजीवों और निर्जीवों में अंतर आप समझ पाए होंगे। हाँ, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो है हमारा पोषण। किसको कहते हैं? बात समझ पाए आप? पोषण किसको कहते हैं? तो देखिए, पोषण वह विधि होती है जिसके द्वारा, क्या? पोषण वह विधि होती है जिसके द्वारा हम जीव जो है पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं जी? पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और उस पोषक तत्व से जो ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। बात समझ पाए? तो पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण जो है वो एक विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उस पोषक तत्व का वो पुनः ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। बात समझ पाए? यानी कि पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण वह विधि होता है जिसके द्वारा हम पोषक तत्व, और पोषक तत्व किसको बोलेंगे जी? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन पोषक तत्व है? ठीक, तो पोषक तत्व किस चिड़िया का नाम है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे हमें ग्लूकोज मिल जाते हैं, प्रोटीन होते हैं जिसे पाचित होकर के अमीनो अम्ल बन जाता है, जो वसा होते हैं पाचित होकर के वाष्य अम्ल में बदल जाते हैं, तो इन सभी को हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, क्योंकि इसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पोषण वह विधि होता है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि को, विटामिन इत्यादि को प्राप्त करते हैं, और इससे जो ऊर्जा हमें मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जो है अपने जैविक प्रक्रियाओं में करते हैं। तो आपको समझ पाए कि पोषण क्या है? तो पोषण एक विधि होती है जिसके द्वारा जीव क्या प्राप्त करते हैं जी? पोषक तत्व। पोषक तत्वों के रूप में क्या क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि चीजें प्राप्त करते हैं, और इससे जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक प्रक्रियाओं के रूप में करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पोषण। अब सवाल आता है कि आखिर जो है क्या सभी जीव एक ही जैसे पोषण करते हैं? क्या पेड़ पौधों को भी ऊर्जा चाहिए तो क्या वो भात दाल सब्जी खाएगा? और मनुष्य भी भात दाल सब्जी खाएंगे, गाय भी भात दाल सब्जी खाएंगे? क्या सभी को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए एक ही पोषक की जरूरत होती है? नहीं। तो अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार, कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। बात समझ पाए आप? अब मान लीजिए कि पेड़ पौधा भी भात दाल सब्जी खाने लगा, तो पेड़ पौधा का जो है बनावट हमसे दुगना तीगना चौगना होता है, हमसे तो चौगना हो रहा होगा। ठीक, तो जब इतना बड़ा है तो एक बार में कितना भात दाल खाएगा कोई सोच ही नहीं सकता है। तो सोचिए कि आखिर भगवान ने अच्छा किया कि पेड़ पौधों को कह दिया कि भाई तोरा जो है ना, तोरा पेट हम ना भर सकते हैं, तू खुद का भोजन खुदे बना ले, तोरा पेट हमरा से ना भराएगा। बस समझ पाए? ये हम जीव जंतुओं को पेट भरने के लिए काफी है, तू अपन पेट अपने भर ले। बस समझ पाए ना? तो भगवान जी ने अच्छा किया, नहीं तो हम लोग कमाते कमाते थक जाते जी। एगो पेड़ गुलाब के फूल लगा दी, कहला ए चाचा दे देना खाना। अरे भैया खाना नहीं के बनल, अभी हमारे खुदे पेट नहीं के भरा, दिक्कत हो जाती कि ना जी। इसीलिए भगवान जी कहे कि ना भैया ना, पेड़ पौधा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है हमारी मेहनत को कम कर दी है कि नहीं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषण, एक को हम लोग कहते हैं परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं जी? तो जो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद ही प्राप्त करते हैं, किसी
किसी दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। तो आप कहिएगा ये महात्मा कौन से जीव है जी हमारे धरती पे ऐसे, तो वो जीव है पेड़ पौधे। तभी तो हम प्रणाम किए पेड़ पौधे को, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, अपने अंदर रसोई घर रखले है, उसी में प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ये है पेड़ पौधे। तो स्वपोषण वह विधि होता है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्वपोषण। जैसे कि पेड़ पौधा, जैसे में हम लोग क्या लिख देंगे, पेड़ पौधा। बात समझ पाया? हाँ, देखिए साइंस को आप रटिए नहीं, उसको अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट कर करके पढ़िए। बहुत आसान है साइंस, और इसमें बहुत अच्छा जो है मार्क्स गेन किया जा सकता है। बस समझाने वाला बेहतर होना चाहिए और समझने वाले की जो कंसंट्रेशन है वो सही होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अब परपोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण। बात समझ पाए? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं परपोषण। जैसे हम लोग मनुष्य जो है, बैक्टीरिया जो है, गाय, बिल्ली, मेढक, जितने भी हम लोग ये जीव देखते हैं पेड़ पौधे को छोड़ा करके, वो सभी के सभी जीव जंतु कैसे होते हैं जी, तो परपोषण करते हैं। वो कौन सा पोषण करते हैं जी, परपोषण। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है? कौन सा पोषण होगा भैया? पेड़ पौधा महान है, हमारे पृथ्वी को चलाता है पूरी तरीके से, स्वपोषण होगा। वो कोनो दूसरे पर निर्भर रहता है ना, बल्कि हम लोग इस पर निर्भर रहते हैं। परपोषण जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे अन्य जीवों पर। जैसे हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग परपोषण में आ जाएंगे, ये पेड़ पौधे स्वपोषण में आ जाएंगे। बात समझ पाए आप? स्वपोषण किसको कहते हैं, परपोषण किसको कहते हैं? अब स्वपोषण के कौनों प्रकार ना होता है, लेकिन परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। क्योंकि हम जरूरी नहीं है भाई हमारे कौनो तो मरलो जीव जंतु से भोजन प्राप्त कर लेता है, कौनो जीवतो जीव जंतु से भोजन प्राप्त कर लेता है, तो कौनो जो है मनुष्य के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अलग अलग तरीके से भैया पोषण प्राप्त करते हैं। तो परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। तो परपोषण के अब प्रकार को हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता है। याद रखिएगा कि स्वपोषण पेड़ पौधों में होता है, परपोषण पेड़ पौधों को छोड़ा करके सभी में होते हैं। बात समझ पाए आप? हाँ, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम इस टॉपिक की बात करते हैं। तो परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के प्रकार जानने से पहले हम 2-3 शब्द जान लेते हैं जो एग्जाम में कभी कभी भेष बदल के आ जाता है। नामवा बतिया तो है लेकिन भेष बदल के आ जाता है। जैसे परपोषी जीव कभी कभी पूछ देता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस जीव में परपोषण होता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य परपोषण करता है तो परपोषी जीव कहलाएगा, और जिस जीव में स्वपोषण होते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी जीव कहलाएंगे। तो ये पोषी लग गया तो इसे जहुआने की बात नहीं है। एक कोई शब्द आता है विषम पोषी या विषम पोषण, विषम पोषण। तो ये परपोषण को ही विषम पोषण या विषम पोषी कह देते हैं, क्योंकि विषम पोषण में भी जीव जो है वो पोषण अलग अलग विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं किसी दूसरे जीव जंतुओं से। तो इसको भी हम लोग विषम पोषण की परिभाषा परपोषण की तरह ही होता है। इसमें कोई जहुआने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के प्रकार हम जानते हैं। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने पिताजी के 3 गो संतान है जी? कौन कौन है? कमेंट में बताना तो कि कौन 3 गो भाई बहन है। जैसे हम लोग भी 3 गो भाई बहन थे। हम थे, मेरी दीदी थी और मेरे भैया थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम लोग 2 ही बचे हैं। मेरी दी अभी पिछले साल ही एक्सपायर हुई थी। तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, छोड़िए ये सारी बातें। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी सम पोषी परपोषण। पहला हो गया मृतजीवी परपोषण, दूसरा हो गया परजीवी परपोषण और तीसरा हो गया प्राणी संपोषी परपोषण। देखिए मृतजीवी परपोषण किसको कहते हैं? तो वैश्य पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी परपोषण। क्या समझ पाया?
तो वैसे परपोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन किसी मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उनके अंदर का जो कार्बनिक पदार्थ रहता है उसी को वो लोग अपने पोषण के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी परपोषण। जैसे कवक, बैक्टीरिया, ये जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृतजीवी परपोषण करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता, जिसको मशरूम भी बोला जाता है, गोबर छत्ता। बड़ा प्यार से खाते हैं लोग गोबर में, ये क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता मशरूम को बना करके। तो ये भी जो है वो है तो पौधे की प्रजाति, लेकिन करता ये मृतजीवी परपोषण। बस समझ पाए आप। तो गोबर छत्ता जो पौधा है वो मृतजीवी परपोषण कहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा पौधा है जो मृतजीवी परपोषण करता है, तो हम कह देंगे गोबर छत्ता, मशरूम। बात समझ पाया। चलिए आगे हो गया पर दूसरा बात करते हैं परजीवी परपोषण। ये मृतजीवी था, मतलब मरे हुए जीव जंतुओं से। परजीवी मतलब किसी जीवित जीव जंतु से जब भोजन प्राप्त करे, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु किसी जीवित जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, परजीवी परपोषण। मृतजीवी नहीं, मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करेंगे तो मृतजीवी, और किसी जीवित जीव जंतुओं से प्राप्त करेंगे तो परजीवी परपोषण। बात समझ पाए आप। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु किसी जीवित जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं परजीवी परपोषण। बात समझ पाए। जैसे अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे हमारे आंतों में पाई जाने वाली गोल कृमि, फीता कृमि और हिस्टोलिटिका और अमरबेल पौधा है। अमरबेल आप लोग देखे होंगे कि बड़का बड़का अमवा पे, महुआ पे ऐसे आम के पतई की तरह से लपटाई रहता है, वो अमरबेल होते हैं। और वो अमरबेल एक प्रकार के पौधे हैं, लेकिन है तो पौधा, लेकिन करता क्या है, परजीवी। वो बड़े पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल भी हमें याद रखना है कि वो कौन सा पौधा है जो परजीवी परपोषण करता है, तो अमरबेल। अब बाकी सब ये एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। जैसे जू है ना, जू ढील, हाँ, चुट से निकाल कर चुट से मुआ दो। तो ये जो ढील है ना, जिसको हम लोग भोजपुरिया में ढील बोले नहीं जा, जू, ये जू जो है वो भी परजीवी है, क्योंकि वो एक जीवित जीव जंतुओं से, एक जीवित जीवों के, एक जीवित मनुष्य के बालों में वो होती है, तो हमारे शरीर से वो पोषण प्राप्त करती है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, परजीवी परपोषण। बात समझ पाए। जैसे मच्छर अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है जी, हम लोग का खूनवा पी के प्राप्त करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कह देंगे, परजीवी। तो आप बात समझ पाए। आप किसी जीवित जीव जंतु से जब प्राप्त करें तो उसको हम लोग कह देते हैं परजीवी परपोषण। अब हम कहते हैं प्राणी संपोषी परपोषण। तो प्राणी संपोषी परपोषण किसको कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु तरल रूप से या ठोस रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या कुल मिलाइए तो जो जिंदो खाए मरतो खाए, मतलब जो जीवित जीव जंतुओं से भी पोषण प्राप्त कर ले, जो मृत जीव जंतुओं से भी पोषण प्राप्त कर ले, यानी कि जो तरल या ठोस रूप में जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा, पूरी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी परपोषण। यानी कि प्राणी सम मतलब समान और प्राणी मतलब जीव, यानी कि जीवों के समान जब पोषण प्राप्त करते, जीवों के समान पोषण प्राप्त करने की विधि से वो पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी परपोषण। जिसमें मनुष्य, मेढक, अमीबा, याद रखिएगा अमीबा प्राणी संपोषी परपोषण करता है। हम आगे पढ़ेंगे अमीबा में पाचन कैसे होते हैं। यानी कि देखिए इन सभी में पाचन का कोई प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन जो प्राणी संपोषी परपोषण करते हैं उसमें एक पूरी सिस्टम होती है पाचन की, तब जाकर के उनमें ऊर्जा मिलती है। तो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी परपोषण। तो आप लोगों को मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषी परपोषण में अंतर समझ पाए होंगे आप। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोषण समाप्त हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जीव प्रकार में क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया, पोषण का प्रकार पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जब पोषण के प्रकार भी पढ़ लिए, तो अब हम बात करते हैं कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होते हैं, फिर हम बात करेंगे जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। तो टॉपिक जानते हैं पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि पेड़ पौधों में स्वपोषण होते हैं। पेड़ पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषण। इसका मतलब है कि वो अपना भोजन खुद ही प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ठीक है,
तो आप जानेंगे कि आखिर पेड़ पौधे जो है अपने पोषण के दरमियान अपना भोजन खुद कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए उनके जो है पत्तियों में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बात समझ पाए? हाँ, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिकांशतः पेड़ पौधों के पत्तियों में होती है। हालांकि जहां जहां उसका हरा भाग होता है वहां वहां प्रकाश संश्लेषण होते रहते हैं कम मात्रा में, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो पत्तियों में संपन्न होती है। बात समझ पाए? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पहले से ही क्लोरोप्लास्ट रहते हैं पत्तियों में, तभी तो पत्तियों का कलर हरा होता है। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोनों का होना जरूरी है। सूर्य के प्रकाश का भी और क्लोरोफिल का भी, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जलवाष्प बनाते हैं और ये उत्पाद के रूप में बनाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प उत्पाद के रूप में बनाते हैं और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ग्लूकोज का उपयोग पेड़ पौधे अपने ऊर्जा के रूप में कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन गैस है वो पुनः पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकल जाती है और जलवाष्प भी पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकल जाते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में किसका किसका होना जरूरी है जी, तो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, एग्जाम में जब भी आप लिखिएगा तो साथ में फॉर्मूला ऐड करते जाइएगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और साथ में मेन पॉइंट को लाइनिंग करते जाइएगा, ये एक अच्छा राइटिंग लिखने का तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन गैस O2 और जलवाष्प H2O को उत्पाद के रूप में बनाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। हम नीचे इसी का समीकरण भी लिख दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज बना रहे, ऑक्सीजन गैस बना रहे और जलवाष्प बना रहे। इसको हमने संतुलित भी कर दिया है, काफी आसान है, 6 12 6 6 रख दीजिए, संतुलित हो जाएंगे। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। तो जब आप एग्जाम में लिखिएगा कि प्रकाश आता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो जब आप लिखिएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिखने के बाद नीचे ये जरूर जो है समीकरण बनाइएगा। और हमने इसको डायग्राम के रूप में भी दे दिया है कि देखिए, इधर पत्ती है और इधर ऊपर सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान से सूर्य के प्रकाश के किरणें आ रही हैं और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल रहते हैं। ये दोनों जब उपस्थित हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प बना देते हैं। तो ये फिगर भी आप बना दीजिएगा तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आया। जैसे सुनिए ना, इधर सुनिए, जब ब्याह होता है तो दुल्हा दुल्हन का ही ब्याह होता है, लेकिन किसकी उपस्थिति, 2 लोगों का उपस्थिति जरूरी है, एक तो पंडित जी और एगो नाव। बात समझ पाए आप, पंडित जी और नाव की उपस्थिति में ब्याह किसकी उपस्थिति में संपन्न होते हैं, पंडित जी और नाव। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल ये दोनों उपस्थित रहेंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करेंगे, तभी दुल्हा दुल्हन का ब्याह होगा। बात समझ पाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प बना देते हैं, और जब जोड़ा जोड़ी शादी करते हैं तो उत्पाद के रूप में चुनु मुनु बनाते हैं। हाँ, तो इस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को विवाह कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ पाए आप। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, तो ये है प्रकाश संश्लेषण। ये एक विधि होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ पाए, क्योंकि पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है, 100 पोषण होता है। बात समझ पाए आप। हाँ,
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो हमने यहीं पे देख लिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि ये दोनों को तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये दोनों क्या कर रहा है रह करके? हाँ, ब्याह में समझ में आता है कि दुल्हा दुल्हन ब्याह कर रहे हैं भैया, ये दोनों दुल्हन का जो है शादी विवाह होगा। पंडित जी नाव क्या करते हैं भैया? तो एक बात बताइए, बिना मंत्र मरले ब्याह होगा? अब बिना नाव के जुटैले सामान कभी पंडित जी कथा कहने बैठेंगे? तो भैया यह काम ये भी करता है। इन दोनों को भिड़ाने के लिए जो जरूरत की, भिड़ाने से पहले जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा यही दोनों प्रोवाइड कराता है। बस समझ पाया? इन दोनों को भिड़ाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा यही दोनों प्राप्त कराता है। तो इसलिए ये भी तो जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो इन दोनों कभी आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए ईंधन के रूप में ये दोनों काम करते हैं। बस समझ पाए आप? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारकों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा भैया? तो CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 चीज रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। कोनो एगो मिस हो गया तो प्रकाश संश्लेषण का फीस हो गया। हर समझ पाए? यानी कि अगर कोनो मिस हो गया तो प्रकाश संश्लेषण का फीस हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी नहीं। बस समझ पाए? अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, पेड़ पौधे कह बात सूर्य का प्रकाश ना मिला, हम खाना वाना ना बनाएंगे, हाँ तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारकों का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब हम जानते हैं कि आखिर सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है, ठीक, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, जल क्यों जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में अब हम अगले जो है टॉपिक में जानते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। आप समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारकों का होना जरूरी है, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो इन चीजों में से हम चारों को बारे में जानेंगे कि क्यों जरूरी है, ठीक। तो अब पहला हम जान रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है भैया। क्या समझ पाए आप? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? ये वही काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण वो वही काम करता है जो सदिया में नाउ जी करते हैं, वह बत्तियां क्या करता है, क्लोरोफिल भी करता है प्रकाश संश्लेषण में। आइए इधर समझते हैं। देखिए, क्लोरोफिल जो होती है वो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट जो वर्णलवक होते हैं उसके अंदर, उसके थैलेक्वाइटा में पाई जाती है, ठीक। बस समझ पे आप? तो जो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसको लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, ये क्लोरोफिल के अंदर होते हैं मैग्नीशियम तत्व। कौन से तत्व होते हैं? मैग्नीशियम तत्व। और इस मैग्नीशियम तत्व की वजह से क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को पौधों में संचित करके रखने का काम करता है। बात समझ पाए आप? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा होती है उस विकिरण ऊर्जा को पौधों में संचित करके रखने का काम करता है। बात समझ पाए? सिंपल सी बात है भैया, अगर खाना बनाना है तो ईंधन चाहिए और ईंधन का काम करता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन उस ईंधन को उस तक लाने के लिए, जहाँ खाना बन रहा है वहां तक लाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्लोरोफिल तो वही व्यवस्था है भैया। क्लोरोफिल क्या करता है जी? तो क्लोरोफिल के अंदर होते हैं मैग्नीशियम नामक तत्व, जिसकी वजह से क्लोरोफिल के अंदर ये शक्ति होती है कि वह सूर्य के प्रकाश के अंदर की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको पत्तियों में संचित करके रखता है और उसका उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में ईंधन के रूप में होता है। तो क्या यह बात समझ पाए आप कि प्रकाश संश्लेषण का काम, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण का में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को पत्तियों में संचित करके रखता है भैया, क्योंकि क्लोरोफिल में पाए जाते हैं मैग्नीशियम नामक तत्व और इसी मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल हरा वर्णक देता है और इसी हरा वर्णक के कारण जो है पत्तियां हरी होती है। ये सारा का सारा जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे
कि मनुष्यों का जो है रक्त लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, जिसकी वजह से खून लाल होते हैं। उसी तरीके से क्लोरोफिल, पौधों की पत्तियां हरा क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व, और इसी मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल के अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वो सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को ये खींचता है और पत्तियों में संचित करके रख देता है, और कहता है ले भाई हम गैस लेके आ गए और खाना बनाओ। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो आपस में भिड़ते हैं। बात समझ पाए आप? हाँ, तो यही काम करता है क्लोरोफिल। अब कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में तो ये पूछ देता है, लेकिन 5 नंबर में ये पूछा हुआ है कि आप सिद्ध कीजिए कि पेड़ पौधों के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। एक प्रयोग करके हमको बताइए, सिद्ध कीजिए कि पेड़ पौधों के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग में क्या करेंगे? चुपके से जाएंगे और देखेंगे कि कोनो दुआरिया पे अपन क्रोटेन का पौधा लगाया होगा तो धीरे से तोड़ लेंगे। बस समझ पाए? तो इस प्रयोग में हम एक क्रोटेन के पत्ती का उपयोग करेंगे। क्रोटेन की पत्ती वही होती है जिसका कुछ भाग हरा होता है, कुछ भाग पीला होता है उस पत्तियों का। तो हम आखिर क्रोटेन के पत्ती का ही उपयोग काहे करते हैं जी प्रयोग में? क्यों करते हैं? क्योंकि तब इस पत्ती से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि देखिए जहां पे क्लोरोफिल था वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ, जहां पे नहीं था वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। बात समझ पाए कि नहीं आप? इसीलिए हम क्रोटेन पौधों का ही उपयोग। अब मान लीजिए कि हम गुलाब के पत्ती ले लिए, तो गुलाब की सभी पत्तियां हरी होती है, तो सब में तो क्लोरोफिल हो ही करता है जी। तो जब प्रयोग करेंगे तो मय पत्तियां जो है ना, कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल था तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, यहाँ पे ना था तो ना हुआ। इसके लिए हमने क्रोटेन पौधे की पत्तियों का उपयोग किया। क्रोटेन पौधे की पत्तियों में कुछ भाग पीले होते हैं और कुछ भाग हरे होते हैं। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको दिखा भी देते कि क्रोटेन की पत्ती कैसे होती है। नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके क्रोटेन की पत्ती को देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो हम लोग एक क्रोटेन के पत्ते को तोड़ लेंगे, तोड़ करके उसको अच्छे से पानी में धो देंगे, और धोने के बाद उसको हम क्या करेंगे कि डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा उसे एल्कोहल में रख करके गर्म करेंगे। आखिर एल्कोहल में गर्म करने के लिए हमें डबल बॉइलिंग प्रोसेस की क्यों जरूरत है? क्योंकि एल्कोहल को डायरेक्ट गर्म करेंगे तो आग लग जाएगी, करने जाएंगे गर्म हो जाएगा कांड, है कि नहीं? तो हम लोग जो है डायरेक्ट एल्कोहल को गर्म नहीं करते हैं, बल्कि डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा उसे एक बड़े से गर्म पानी के टप में एल्कोहल के से भरे शीशी को रख देते हैं, और फिर उसमें हम उस पत्ती को डाल करके एल्कोहल में उस पत्ती को गर्म करते हैं। जब हम इसे कुछ देर एल्कोहल में गर्म करते हैं तो उस पत्ती के अंदर जितने भी वर्णक होते हैं, हरा पीला, सभी वर्णक उस एल्कोहल में घुल जाते हैं और पत्तियां एकदम कैसी हो जाती है? सफेद। फिर हम उस पत्ती को बाहर निकालते हैं, अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे। बात समझ पाए? और धोने के बाद अब हम उस पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टार्च की जांच के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। आयोडीन जो है वो स्टार्च को आसानी से जांच लेता है कि कहाँ स्टार्च है और कहाँ स्टार्च नहीं है। जैसे हम अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरीके से स्टार्च को पहचानने के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। तो जो पत्तियां होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी भोजन स्टार्च के रूप में ही संचित रहते हैं, ग्लूकोज के रूप में नहीं, स्टार्च के रूप में। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल है, जबकि ग्लूकोज उससे सरल है। तो वो स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। जब भोजन प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, और स्टार्च को जांचने के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। तो अब जो जो सफेद पत्ती है, उस पत्ती पे अब हम क्या गिराएंगे? आयोडीन गिराएंगे। तो जब उस पत्ती पे हम पूरी तरीके से आयोडीन गिरा देंगे तो हम देखेंगे हम क्या होता है कि पत्ती जो उसका पहले जो उसका भाग हरा हरा था वो जो है नीला हो गया, और पहले जो पत्ती का पीला वाला भाग था वो सफेद का सफेद ही रह गया। इसका मतलब ये है कि जो भाग नीला हुआ है वहां पे स्टार्च मौजूद है, ठीक। और ये स्टार्च आया कैसे होगा जी? क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। और जहां पे पत्ती सफेद ही रह गई, इसका मतलब है कि वहां पे पीला वर्णक तो था ही, लेकिन वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए वहां पे क्या नहीं हुआ? प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसीलिए वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं है। तो इस प्रयोग से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो देखिए हमने वही बातें लिखी है कि क्रोटेन के पत्ती ले लेंगे और इसे साफ पानी में अच्छे से धो लेंगे, धो करके इसे एल्कोहल में डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा इसे गर्म करेंगे,
और गर्म करने के बाद जब हम देखेंगे कि जब इसे गर्म करेंगे तो कुछ ही समय के बाद ये पूरी पत्ती कैसी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। फिर इस पत्ती को बाहर निकाल के ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इस पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जब आयोडीन डालते ही पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो जाता है, और पत्ती का वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रह गया। इसका मतलब है कि जो भाग नीला हुआ है वहां पे स्टार्च मौजूद होगा। और स्टार्च मौजूद कैसे होगा भैया? क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। वहां पे प्रकाश संश्लेषण क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल था, यहाँ पे क्लोरोफिल था। लेकिन ये पीला वाला भाग में सब कुछ था, सूर्य का प्रकाश भी था, जल भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, लेकिन वहां का नहीं था, क्लोरोफिल वर्णक नहीं था। इसी की वजह से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इसका पीला वाला भाग सफेद का सफेद ही रह गया। तो देखिए हम यहाँ पे फिगर भी दर्शा दिए हैं कि क्रोटीन का पत्ता ले लिया। जो हम गाढ़ा वाला भाग दिखाए हैं ना, ये गाढ़ा वाला भाग हम दिखाए हैं कि ये भाग हरा है और जो बाकी बचा भाग है वो पीला है। फिर हम इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा एक गर्म जल ले लेंगे। गर्म जल में हम एल्कोहल ले लेंगे, एल्कोहल में हम इस पत्ती को डाल देंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस पत्ती को बाहर निकालेंगे तो ये पत्ती सफेद हो जाएगी। फिर इस पत्ती पे हम आयोडीन के प्रयोग करेंगे तो वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो गया, और वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रह गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। और यहाँ पे स्टार्च मौजूद कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। और प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ही क्लोरोफिल था, इधर क्लोरोफिल कहीं नहीं था, इसीलिए यहीं पे जो है प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो क्या आप समझ पाए कि फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, और हम साबित कैसे करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है? तो क्या आप ये बात समझ पाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कैसे जरूरी? तो क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में कि सिद्ध कीजिए, एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो हम ये प्रयोग कर लेंगे। इस प्रयोग में हमने नॉर्मली बात क्या किया, एक क्रोटीन की पत्ती ले लेंगे, उस पत्ती को ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे क्योंकि उस पर गंदगी ना हो। फिर हम उसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा एल्कोहल में गर्म करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एल्कोहल में गर्म नहीं कर सकते। जैसे हम एल्कोहल में गर्म करेंगे तो उसका सारा वर्णक जो है एल्कोहल में घुल जाएगा, पत्ती सफेद हो जाएगी। फिर उस पत्ती को हम लोग अच्छे से धो लेंगे ठंडे पानी से। फिर उस पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जब आयोडीन का प्रयोग करेंगे तो पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो गया, और वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रहा। इसका मतलब ये है कि जो नीला भाग हुआ वहां पे स्टार्च मौजूद है। तो स्टार्च क्यों मौजूद हुआ भैया वहां पे? क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो पौधों में स्टार्च के रूप में ही संचित रहता है। इसका मतलब है कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। अब पीला वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था, वर्णक तो था, पीला भी तो वर्णक है, लेकिन वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, इसी की वजह से वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो क्या ये बात समझ में आ गया? अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। बात समझ पाए आप? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।